करण की बातें और हरकतें तो सिया को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे डॉक्टर की बातें जरूर बार बार याद आ रही थी। उसे जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करना था। कुछ सोचते हुए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी करण ने टेबल पर रखी हुई एक फाइल सीधा उसके पैरों की तरफ फेंकी और बोला, यह है डिवोर्स पेपर, साइन ऑन इट। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। सिया उन डाइवोर्स पेपर की तरफ देखते ही रह गई। हालांकि वो खुद करण को छोड़कर गई थी, लेकिन न जाने क्यों उन डाइवोर्स पेपर को देखते हुए उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अपने दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने उन डाइवोर्स पेपर से नजरें हटाकर करण की तरफ देखा। करण तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें और कोई काम नहीं है लिटिल कैट? लेकिन करण सिंघानिया का वक्त तुम्हारे और तुम्हारा वक्त की तरह फालतू नहीं है, इसलिए जो कहा है जल्दी करो। उसकी बातें सुनते हुए सिया की आंखों में एक बार फिर से नमी आई, लेकिन जल्दी से अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए उसने उस नमी को अपने अंदर ही सोख लिया और नीचे झुककर उन डाइवोर्स पेपर को उठा लिया। उन डाइवोर्स पेपर के हिसाब से उस पर साइन होते ही करण और सिया का तलाक हो जाना था। सिया की आंखों में नमी देखकर करण बैंक से बोला, क्या हुआ? डाइवोर्स पेपर देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई या इस बात का गम हो रहा है कि मुझसे शादी कर और डाइवोर्स लेने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ? शायद तुमने सोचा होगा कि मुझसे शादी कर तुम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिताओगी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अब डाइवोर्स लेने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिया ने एक गहरी सांस ली और करण की तरफ देखते हुए बोली, रिश्तों में सौदेबाजी आपको करनी अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं। मैं आपसे शादी सोच समझ कर या किसी मतलब के लिए नहीं की थी। मैं बस एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी और सुकून के साथ हमेशा रहना चाहती थी। लेकिन शायद आप एक शादी का मतलब ही नहीं समझते, इसीलिए तो शादी से भी आपको मतलब चाहिए। उसकी बात सुनकर करण के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो अपनी जगह से उठा और सिया की तरफ आते हुए बोला, भाषण वहां पर देना चाहिए लिटिल कैट, जहाँ पर तुम्हारा भाषण सुनने वाला करण सिंघानिया ना हो, क्योंकि करण सिंघानिया किसी की बकवास नहीं सुनता। बोलते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पेन उठाया और सिया की तरफ बढ़ाया। सिया ने उसके हाथों से वो पेन लिया और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। बिना किसी गलती के भी जब आपको सजा मिले तो तकलीफ होती है। उन्हें साइन करने के बाद उसने उन डाइवोर्स पेपर को करण को दिया और बोली, उम्मीदें तो सारी पहले ही टूट गई थी, अब रिश्ता भी टूट गया, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। कुछ कदम उसने बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी उसके कदम अचानक से रुक गए और उसने पलटकर करण की तरफ देखा। सिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और करण के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। करण ने उसे जाते देख कहा था, तकलीफ तुम्हें हो ना हो लिटिल कैट, लेकिन किसी और को बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारे सो कोल्ड काका, क्या इज्जत रह जाएगी उनकी जब पूरे बाजार में उन्हें बेइज्जत किया जाएगा, इल्जाम लगाए जाएंगे। हो सकता है उन्हें जेल की सजा भी हो या फिर उससे भी बुरा। सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अब तक उसने करण को पत्थर दिल समझा था, लेकिन अब तो वो बेरहमी पर उतर आया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर करण उससे चाहता क्या है, और उसके सवालिया नजरें खुद पर पाकर करण के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा लिटिल कैट कि तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए मैं तुम्हें यहाँ अपने फार्म हाउस पर लेकर आया हूँ? डाइवोर्स लेने से मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और तुम्हारा एक हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ मदद कर दूँ। अभी भी सिया उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तभी उसके पर्स में रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की बेल बजते ही करण के चेहरे पर एक लूसीफर स्माइल थी। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, कॉल रिसीव करो लिटिल कैट, शायद कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉल हो। न जाने क्यों सिया को बहुत अजीब लग रहा था। करण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए उसका दिल कांप रहा था। उसने अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और देखा तो फ़ोन हॉस्पिटल से था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और हेलो कहा। सामने काकी की रोती हुई आवाज़ सुनकर उसका दिल और भी ज़्यादा बैठने लगा। काकी ने जो कहा वो सुनकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए कहा था, क्योंकि अब हरीश जी के पास कुछ ही वक्त बचा था। सिया के हाथों से फ़ोन गिर गया, लेकिन करण ने जल्दी से उसे कैच कर लिया और बोला,
क्या हुआ लिटिल कैट, तुम तो बहुत जल्दी हार गई। सिया खुद में ही खोई रोते हुए बोली, मुझे जल्दी से पैसों का अरेंजमेंट करना है। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा और बोला, कहाँ जा रही हो लिटिल कैट। सिया रोते हुए फिर से बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे काका की जिंदगी बचानी है। वो अस्पताल में एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने हैं ताकि उनका ऑपरेशन हो सके। और मुझे और तुम्हें मेरे मॉम डैड के पास हेल्प मांगने जाना है ना। करण ने उसकी बात को बीच में ही काट कर पूरा किया। उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। करण ने मायूस सा चेहरा बनाया और बोला, सॉरी लिटिल कैट, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें मेरे मॉम डैड की ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें बाहर नहीं भेजता। लेकिन अब तो वो शहर से बाहर गए हुए हैं और न जाने कब आएंगे, और तुम उन्हें फ़ोन भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके फ़ोन मैंने उन्हें उनके साथ लेकर जाने ही नहीं दिए। उसकी बात सुनते ही सिया के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया और हरीश जी के बारे में सोचते हुए उसकी जान निकलने लगी। वो परेशान होते हुए बोली, अब मैं क्या करूंगी, मैं काका को कैसे बचाऊंगी। च च च बोलते हुए करण वापस जाकर सोफे पर बैठ गया। सिया उसे देख रही थी। अब उसे उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो किससे मदद मांगे। करण से तो वो मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि अगर उसे मदद ही करनी होती तो वो इतना सब कुछ करता ही नहीं। करण उसे देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें चमकने लगी। उसे एक उम्मीद नजर आने लगी। वो जल्द से करण के पास आई और बोली, प्लीज अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। करण हैरानी से बोला, लेकिन तुम मेरे पैसे वापस करोगी? जहाँ तक मुझे पता है आश्रम के पैसे तो तुम्हारे हैं ही नहीं। सिया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं जल्दी नौकरी करना शुरू कर दूंगी और वादा करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी आपके सारे पैसे आपको वापस दे दूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं हरीश काका को खोना नहीं चाहती। करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया के आसपास घूमते हुए बोला, ओ लिटिल कैट, तुम सच में अच्छाई की मूर्ति हो, प्यार की देवी हो। सबसे कितना प्यार करती हो ना तुम। लेकिन सॉरी, करण सिंघानिया तुमसे इतना भी इम्प्रेस नहीं कि तुम्हारी मदद फ्री में कर दे। करण सिंघानिया के मुंह से निकले लफ्ज की भी कीमत लगती है, तो तुम्हारी हेल्प में बिना अपने मतलब के कैसे कर दूं। उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से उसे देख रही थी। करण अब वापस अपनी जगह पर बैठा और अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगा। सिया को डर लगने लगा था। न जाने क्यों उसे करण के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। उसका उड़ा हुआ रंग देखकर कर्ण के चेहरे पर लूसीफर एक स्माइल आ गई। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, सामने टेबल पर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है लिटिल कैट, जाओ और जाकर देखो। सिया ने हैरानी से टेबल की तरफ देखा जहाँ पर एक फाइल रखी थी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ा दिए। करण होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। सिया ने टेबल पर रखी हुई फाइल उठाई और उसे खोलकर देखा। उसका ध्यान सिर्फ सामने एक ही शब्द पर गया, जिस पर लिखा था मिस्ट्रेस। उस शब्द को पढ़ते ही सिया की आंखों से आंसू आ गए और उसने जल्दी से उस फाइल को बंद कर दिया। करण उसे देखते हुए बोला, फाइल बंद नहीं करनी है लिटिल कैट, उस पर साइन करने हैं। उसकी बात सुनकर सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ घिन नजर आ रही थी। वो करण से अब कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप वहां से जाने लगी। करण उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल कैट, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया के कदम रुक गए और उसने वापस करण की तरफ पलट कर देखा और बोली, मुझे लगा आप बदतमीज हैं, बदकिरदार हैं, लेकिन इतने बेशरम होंगे यह नहीं सोचा था। उसकी बात सुनकर करण को हंसी आ गई। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बोला, अभी तो तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम लिटिल कैट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान जाओगी। वैसे भी अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरी मिस्ट्रेस बनकर। सिया गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर, सुकून के डैड होकर आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज तक मैंने आपसे वाहियात इंसान नहीं देखा, और देखोगे भी नहीं। करण उसकी बात बीच में ही काट कर पूरी करते हुए बोला,
अब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया के पास आकर बोला, मुझ जैसा इंसान तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा लिटिल कैट, लेकिन अब क्या करें, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओह सिड, ये मैं क्या बोल गया। तुम्हें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना है एज ए मिस्ट्रेस। हाँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड, बट आई विल एडजस्ट। उसकी बात सुनकर सिया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, और आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। आप बस ऐसे रिश्ते ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जो रिश्ते सच्चे और पवित्र होते हैं। उनके साथ तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। करण अपने होठों को हल्का सा तिरछा करते हुए बोला, सच है लिटिल कैट, फिर से भाषण। एक तो तुम भाषण बहुत देती हो, न जाने आश्रम के बच्चे तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं तो तुम्हें 5 मिनट ना बर्दाश्त कर पाऊँ। सिया व्यंग से बोली, इसलिए मुझे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहते हैं। करण भी तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्योंकि तुम हो ही इसी लायक। जो तुम्हारी औकात है उसके हिसाब से ये भी तुम्हारे लिए ज़्यादा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सिया अपने दांतों को भींचते हुए अपने अंदर की तकलीफ को जब्त कर रही थी। उसे सच में करण से उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन दोनों की शादी उसे नहीं एक्सेप्ट करनी, कोई बात नहीं। वो सोच लेती कि शायद ये रिश्ता जुड़ने के लिए था ही नहीं, लेकिन वो इतनी घिनौनी हरकत करेगा ये उसने नहीं सोचा था। उसने सोच भी कैसे लिया कि सिया उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहेगी। उसने गहरी सांस ली और करण की तरफ देखते हुए बोली, जब मैंने आपको सुकून के साथ देखा था, उसके साथ आपके रिश्ते को देखा कि एक माँ के ना होते हुए भी एक बाप अपने बच्चे को कैसे संभालता है, तो मुझे लगा आप सच में कितने अच्छे इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जो शायद अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को कितना प्यार करता है। और अगर मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उस बच्ची जितना तो नहीं, लेकिन शायद एक पत्नी को जितना प्यार मिलना चाहिए उतना प्यार तो मुझे मिलेगा। पर अब मैं तो दुआ करती हूँ कि किसी भी बच्ची को ना आप जैसा बाप मिले और ना ही पति। काश सुकून की माँ उसके साथ होती। और आप। अभी वो बोल ही रही थी कि करण गुस्से से उसे देखने लगा। उसने उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार के साथ लगा दिया। सिया दर्द से चिल्लाई। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। करण ने उसके बालों को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। अपनी औकात भूल गई हो क्या। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन हल्के से बदले। क्या कहा तुमने, कि तुम एक बीवी बनना चाहती थी जिसे एक पति हद से ज़्यादा प्यार करे। प्यार तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं जो तुम चाहती हो। वो जो शायद तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे करीब आने का। बहुत हसरत रखती हो ना मेरी। तभी तो किसी और का मेरे करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आज से मेरे करीब सिर्फ तुम आओगी। अब से हर रोज़ तुम्हारी हसरत पूरी होगी। हर रोज़ तुम्हें बिस्तर पर ऐसा प्यार दूंगा कि तुम। उसकी बात सुनकर अब सिया और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने एक जोरदार धक्का करण को दिया और उसे गुस्से से देखते हुए उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन उसका हाथ करण के गाल पर लगता उससे पहले ही करण ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और मरोड़कर पीठ से लगाते हुए बोला, नो लिटिल कैट नो। ऐसी गलती मत कर देना जो ना सिर्फ तुम और तुम्हारे वो सोकोल्ड काका, बल्कि तुमसे जुड़ा हर एक इंसान फंसता है। अभी तक ये तो वीडियो सिर्फ तुम्हारे सामने आई है। एक पल नहीं लगेगा मुझे इस दुनिया के सामने लाने में। उसकी धमकी सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ करण से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। करण ने खुद ही एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में बेहद गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। तुम और तुम्हारा ये गुरूर जब चाहूं मैं अपने कदमों में ला सकता हूँ। और लिटिल कैट, नाउ लिसन। अब मैं तुम्हें खुद ऑफर नहीं दूंगा, बल्कि तुम खुद मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आओगी और मुझसे मदद मांगोगी। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा भी, लेकिन उस मदद की कीमत होगी तुम खुद। और ये करण सिंघानिया का तुम्हें चैलेंज है। बोलते हुए वो गुस्से भरी नजरों से अभी भी सिया को देख रहा था। सिया खुद पर विश्वास लिए बोली, अगर सामने वाले की सोच घटिया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना किरदार गिरा दो। आपकी गंदी सोच आपको मुबारक। ना ही मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना है और ना ही आपसे कोई मदद लेनी है। बोलकर सिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद करण के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से आकर काउच पर बैठा और सामने रखी हुई सिगरेट के बॉक्स में से
सिगरेट निकाली और उसे जलाकर कस भरने लगा। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और मौलिक को फ़ोन किया। उसने उसे कुछ देर बात की और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। ऑटो में बैठी सिया बेनतार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसे करण से प्यार था या उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन शादी पर जो उसका विश्वास था वो बिल्कुल टूट चुका था। वो रोते हुए बोली, आज तक मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, लेकिन आप सच में बहुत बुरे हैं मिस्टर सिंघानिया, हद से ज़्यादा बुरे। नफरत है मुझे आपसे, बेहद नफरत। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर में उसका ऑटो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल के अंदर आने से पहले उसने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल किया, ताकि काकी माँ को उस पर बिल्कुल शक ना हो और वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, उसकी खुद की आंखें बड़ी हो गईं। उसके कदम रुक चुके थे। सामने रिसेप्शन पर ही एलईडी पर न्यूज़ चल रही थी, जिस पर हरीश काका पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। तभी अचानक ही उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने नजरें घुमाकर देखा तो सामने ही काकी माँ नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। वो जल्दी से उनकी तरफ भागी और उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते काकी माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। काकी माँ को जल्दी वार्ड में शिफ्ट किया गया और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। शायद सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई थी। सिया बाहर इधर उधर टहलती हुई डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। एक तरफ हरीश काका और दूसरी तरफ अब काकी माँ। उन दोनों को देख कर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। ऊपर से स्टाफ बार बार उसे हरीश काका के लिए पेमेंट जमा करवाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसके पास तो कुछ चंद रुपए थे जो उसने पार्ट टाइम काम करके जुटाए थे, और उसे तो दवाइयाँ भी मुश्किल से आती। डॉक्टर और ऑपरेशन का खर्चा वो कैसे ही चुका पाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सानिया जी और कबीर जी शहर से बाहर गए हुए थे और उनके अलावा वो किसी और को नहीं जानती थी। अनाथ आश्रम में सब लोगों का कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ हरीश जी के साथ होता था। कभी उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। वो करण के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की। एक दो लोग जो हरीश काका को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और आश्रम में थोड़ा बहुत डोनेट भी करते थे, उन्हें फ़ोन करके हरीश काका की हालत बताई, लेकिन सबने मदद करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो इस तरह के घटिया इंसान की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। उन लोगों का मदद न करने का फैसला सिया को मंजूर था, लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उसे सुनकर वो खुद को और भी ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसके कानों में करण के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है? तुम और तुम्हारा ये गुरूर जब चाहूँ मैं अपने कदमों में ला सकता हूँ। और लिटिल कैट नाउ लिसन, अब मैं तुम्हें खुद ऑफर नहीं करूँगा, बल्कि तुम खुद मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगी और मुझसे मदद मांगोगी, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा भी, लेकिन उस मदद की कीमत होगी तुम खुद। और ये करण सिंघानिया का तुम्हें चैलेंज है। उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। तभी इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर आए। सिया जल्दी से उनके पास गई और काकी माँ के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि शायद उन्हें कोई सदमा लगा है। चिंता की बात नहीं है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। उनके बारे में सुनकर सिया को राहत मिली, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द हरीश काका का इलाज शुरू करवाना था। उसी वक्त डॉक्टर ने जल्दी ही पेमेंट जमा करवाने का बोला, क्योंकि अब हरीश जी के पास बहुत कम वक्त बचा था, तकरीबन एक दो घंटे की बात सुनकर सिया के होश उड़ गए। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए, प्लीज आप उनका इलाज शुरू कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपका एक एक पैसा मैं चुका दूंगी, बस मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दे दीजिए। डॉक्टर थोड़ा सख्त आवाज में बोले, ये कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ फ्री में मरीज का इलाज होता हो। इस अस्पताल का एक अपना प्रोसीजर है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने मरीज को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और सिया बस उनकी बात सुनकर वहीं खड़ी ही रह गई। हरीश जी के पास सिर्फ एक दो घंटे बचे हैं, ये बात अब उसे तोड़ रही थी। वो बिल्कुल हार चुकी थी और टूट चुकी थी। घुटनों के बल वो नीचे जमीन पर गिरी और रोते हुए बोली, मैं आपको नहीं खो सकती काका, आपने मुझे तब संभाला जब मुझे मेरे ही माँ बाप ने अकेला छोड़ दिया, तो मैं अब आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ?
अगर लड़ाई दुनिया से होती तो हम किसी न किसी तरह लड़ लेते, लेकिन यहाँ तो लड़ाई मौत से है और इसका शायद एक ही इलाज है। बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गई। वो समझ चुकी थी कि ना ही अब कोई उसकी मदद करेगा और ना ही करण किसी को उसकी मदद करने देगा। अगर हरीश जी ठीक भी हो जाते हैं तो उनके बाद जब वो अपने ही बारे में ये सब घटिया बातें सुनेंगे तो जीते जी ही मर जाएंगे। उसने एक फैसला ले लिया था जो शायद उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाला था, लेकिन शायद किसी और की जिंदगी बचाने के लिए यह फैसला लेना जरूरी था। नर्स को हरीश काका और काकी माँ दोनों का ध्यान रखने का बोलकर सिया हॉस्पिटल से बाहर आई और एक ऑटो रुकवाया। उसने ऑटो वाले को फार्म हाउस का रास्ता बताया और ऑटो के अंदर बैठ गई। अब ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ना ही उसके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन थे। कुछ ही देर बाद उसका ऑटो फार्म हाउस के बाहर पहुंचा। करण जो अंदर हॉल एरिया में बैठा था, उसके सामने एलईडी पर बाहर की कैमरा स्क्रीनिंग चल रही थी। सिया को अंदर की तरफ आते देख उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए गिलास को अपने होठों से लगाया और अपनी जगह से खड़े होकर अंदर रूम की तरफ चला गया। सिया अंदर आई और हाल में करण को ढूंढने लगी, पर उसे करण कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां पर उसे एक सर्वेंट दिखाई दिया। उसने उसे करण के बारे में पूछा तो उसने उसे करण के रूम में होने के बारे में बताया। दरवाजे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़े अजीब एक्सप्रेशन थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां जाए या नहीं, लेकिन उसका करण से मिलना जरूरी था। उसने दरवाजा खोला और थोड़ी हैरान हुई क्योंकि कमरे में लाइट नहीं जल रही थी। बिल्कुल डिम लाइट थी, जिससे उस कमरे का माहौल थोड़ा इंटेंस था। वो अंदर आई और अंदर आते ही उसे घुटन होने लगी क्योंकि अंदर शराब की स्मेल और सिगरेट की स्मेल बहुत ज़्यादा थी। उसे सोफे पर बैठा हुआ करण दिखाई दिया। हालांकि डिम लाइट की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन करण को वो साफ साफ देख सकती थी। उसे डिम लाइट में उसका चेहरा बेहद लाल लग रहा था। उसे अंदर आते देख करण सिगरेट पीते हुए बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था लिटिल कैट। सिया धीमे से बोली, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर करण अपनी जगह से उठा और उसके करीब बढ़ा। उसे अपने करीब आते देख सिया को बेचैनी सी महसूस होने लगी। कमरे में एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। करण उसके बिल्कुल करीब आया और उसे देखते हुए बोला, क्यों लिटिल कैट, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बताओ, यहाँ आने की तकलीफ क्यों की तुमने? मुझ जैसे घटिया इंसान के पास तुम्हारा क्या काम? उसकी बातें सुनकर अब सिया को डर लगने लगा था, कहीं करण उसकी मदद करने से मना ना कर दे। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए बोली, देखिए मैं जानती हूँ आप नफरत करते हैं मुझे। मैं उस नफरत का कारण नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उस नफरत से बड़ी इंसानियत होगी आपके लिए। आप प्लीज, ओ लिटिल कैट, इंसान इंसानियत ये सब बातें मेरे सामने मत करो। आई एम टोटली मीन पर्सन। अगर मैं किसी की मदद भी करता हूँ तो पहले अपना मतलब देखता हूँ। तो ये इंसानियत की उम्मीद मुझसे मत करना। उम्मीद टूटेगी तो तुम और टूट जाओगी। बोलते उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, हरीश काका ने आश्रम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है, सिर्फ एक बार उनके लिए सोचकर देखिए। करण व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूँ लिटिल कैट। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कहते हुए करण ने अपने कदम आगे बढ़ाए और सिया के आसपास गोल गोल घूमने लगा। सिया उसकी तरफ देख रही थी। करण कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी। उसकी बात सुनकर सिया के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। करण के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो बोला, तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई थी, लेकिन शादी के लिए नहीं, वहां लाने के लिए। बोलते हुए करण ने सामने अपने बेड की तरफ देखा। उसका इशारा समझकर सिया के होश उड़ गए। करण ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, यू नो, जब करण सिंघानिया को कोई चीज पसंद आती है तो करण सिंघानिया उसे हासिल करके रहता है। और ऊपर से तुम्हारा एटीट्यूड लिटिल कैट, उफ, वो तो मुझे और भी ज्यादा पागल कर गया। बोलते हुए करण की गहरी नजरें सिया के चेहरे पर थी, जिसका रंग उड़ा हुआ था। करण क्या कह रहा है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। शादी से पहले वो करण को जानती तक नहीं थी, फिर करण कब की और किस बारे की बात कर रहा है? करण ने अब उसे बिल्कुल खुद से लगाकर उसकी गर्दन पर झुककर कहा, आई हेट इट
व्हेन समवन शोज मी एटीट्यूड लिटिल कैट, एंड तुमने तो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। उसकी बात सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गईं और वो कांप उठी। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि करण किस बारे में बात कर रहा है। उसे तो याद भी नहीं था कि कभी वो करण से पहले इस तरह से मिली हो, कि उसने उसे नाराज कर दिया हो। वहीं करण के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वो अपने होठों से सिया की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हेवन रेस्टोरेंट, तो याद होगा ना तुम्हें। हेवन रेस्टोरेंट का नाम सुनकर सिया की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वो उस रिसॉर्ट में बच्चों के साथ गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन था जिसमें अलग अलग अनाथ आश्रम से बच्चों को बुलाया गया था। अब करण अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद है लिटिल कैट। फिर तो तुम्हें वो भी याद होगा जब तुमने वहां एक इंसान के साथ बदतमीजी की थी। सिया को सब समझ में आने लगा था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने आपसे माफी मांग ली थी। मैं मानती हूँ उस वक्त मेरी गलती थी, लेकिन वो सब एक गलत फहमी। सीरियसली लिटिल कैट, करण सिंघानिया की जिंदगी में गलत फहमी की कोई जगह नहीं है लिटिल कैट। तुम्हारी तरफ से वो गलती होगी, लेकिन मेरी तरफ से वो गलती नहीं, गुनाह था जो तुमने किया। तो अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। सोचते हुए करण भी अतीत की यादों में खोया हुआ था, और सिया भी। कुछ दिन पहले हेवन रिसॉर्ट, सिया बच्चों के साथ उस रिसॉर्ट में एक फंक्शन को अटेंड करने गई हुई थी, जहां पर करण एज ए चीफ गेस्ट आने वाला था। करण की गाड़ियां पार्किंग एरिया में आकर रुकी, और वहां पर भीड़ के मद्देनजर रखते हुए उसे बैक डोर से एंट्री लेनी थी। और इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, ताकि उसे देखकर ज़्यादा लोग उसके पास ना आए और वहां पर थोड़ी शांति बनी रहे, क्योंकि करण सिंघानिया नाम ही काफ़ी था किसी भी जगह पर हलचल मचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिया काफ़ी सारे बच्चों को अकेले संभाल रही थी, और इसी बीच एक बच्चा न जाने कहाँ चला गया। हालांकि सिया के साथ और भी लोग थे, लेकिन सभी बच्चे सिया के साथ ज़्यादा घुले मिले हुए थे, तो सब बच्चों को सिया की अटेंशन चाहिए होती थी। जब सिया को महसूस हुआ कि एक बच्चा मिसिंग है, तो वो परेशान हो उठी। उसने दूसरे स्टाफ को बाकी सब बच्चों को संभालने को कहा, और खुद उस बच्चे को ढूंढने लगी। तभी वो उस बच्चे को ढूंढते हुए बैक डोर के पास पहुंची, जहां से करण सिंघानिया अंदर जाने वाला था। वो बच्चा जो सिया को काफी वक्त से नहीं मिल रहा था, वो वहीं बैक डोर पर खड़ा रो रहा था। करण ने अपने सभी बॉडीगार्ड को डोर से जाने के लिए कहा, और खुद अकेला बैक डोर की तरफ आया। तभी उसकी नज़र उस बच्चे पर गई जो रो रहा था। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उससे पूछने लगा कि वो यहाँ पर किसके साथ आया है। लेकिन वो बच्चा लगातार रो रहा था, जिससे करण उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उस बच्चे को रोते हुए देख करण को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक चॉकलेट निकाली। ये चॉकलेट उसे सुकून ने दी थी, क्योंकि आज करण की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, और ये चॉकलेट उसने उसे गुड लक विश के तौर पर दी थी। उसी वक्त सिया उस जगह पर पहुंची, और उसने करण को उस बच्चे को चॉकलेट देते हुए देख लिया। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। वही जानती थी कि उसे बच्चे के ना मिलने पर वो कितनी ज़्यादा घबरा चुकी थी। और जैसे ही उसने करण को उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए चॉकलेट देते हुए देखा, तो उसने उसे गलत समझ लिया। वो भागती हुई वहां पर आई और उस बच्चे को करण से खींचकर अपनी गोद में ले लिया, और गुस्से से करण को देखने लगी। करण ने सिया को पहले भी देखा हुआ था और जानता था कि वो अनाथ आश्रम से है, तो वो समझ गया ये बच्चा भी अनाथ आश्रम से होगा। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, बच्चे। करण अपनी बात पूरी करता उससे पहले सिया ने उसे बच्चे को अपने सीने से बिल्कुल चिपका लिया और अपना हाथ करण पर उठा दिया। लेकिन करण ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया था, जिससे सिया के हाथ पर उसकी पकड़ बेहद कस गई। करण, जो किसी की तीखी नज़र खुद पर बर्दाश्त नहीं करता था, कोई मुंह उठाकर आए और उस पर हाथ उठाए, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो गुस्से से कांपते हुए सिया को देख रहा था, और सिया उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। सिया करण को देखते हुए बोली, एक तो बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा मुझे आंखें दिखा रहे हो। तुम रुको, तुम्हें तो मैं अभी ठीक करवाती हूँ। बोलते हुए अपने आसपास देखने लगी, ताकि गार्ड को बुलाकर उससे हेल्प मांग सके। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर खड़े एक गार्ड ने जब सिया को इस तरह से देखा, तो जल्दी से उनके पास आया। सिया उस गार्ड से कुछ बोलने से पहले ही बोली, आपने इस आदमी को अंदर कैसे आने दिया?
शकल से ही बच्चा चोर लगता है। आप ऐसे लोगों को अंदर आने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? आप लोगों की गलती की वजह से अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। वो लगातार बोले जा रही थी और वो गार्ड हैरानी से उसे देख रहा था, जबकि करण का चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था। वो गार्ड जल्दी से सिया को रोकते हुए बोला, मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन सिया तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो उस गार्ड की बात बीच में ही काटते हुए बोली, अच्छा, गलतफहमी मुझे हुई है और तुम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये आदमी क्या कर रहा था? इस बच्चे को चॉकलेट देकर बहला फुसला रहा था ताकि इसे यहाँ से लेकर जा सके। और फिर ऐसे लोग बच्चों के साथ क्या करते हैं ये तुम जानते भी हो क्या? सिया गुस्से से बोल रही थी। उसका हाथ अभी भी करण के हाथ में था और अब उसकी बकवास सुनना करण की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसने एक झटके में सिया का हाथ मरोड़ा तो सिया की आह निकल गई। करण ने आज तक सिया को सिर्फ एक बार ही देखा था, वो भी तब जब उसे डोनेशन के लिए आश्रम में जाना था और उसी दिन सुकून भी आश्रम में थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो वापस जाते वक्त सुकून को भी अपने साथ लेकर जाएगा। और उस दिन से सिया उसे पसंद थी। अब ये पसंद उस वक्त किस तरह की थी कहा नहीं जा सकता था, लेकिन तब से ही सिया उसके दिमाग में छाई हुई थी। पर आज जो सिया ने कहा उसके बाद करण को सिर्फ उससे नफरत हो रही थी। उसकी कलाई मरोड़ने के बाद अब करण ने एक झटके में उसकी कलाई को छोड़ा और गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, अभी इसी वक्त इस लड़की को उठाकर बाहर फेंको। सिया जो पहले ही दर्द से करा रही थी वो फिर से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही गार्ड जल्दी से बोला, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं आप जानती भी हैं वो कौन है? इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं ये, और इनकी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं ये, और आप उन पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं। उस गार्ड की बात सुनकर सिया को एहसास हुआ कि शायद उससे ही गलती हो गई। वो माफ़ी मांगने को हुई, लेकिन उससे पहले ही करण उसे गुस्से से घूरता हुआ गार्ड से बोला, अभी इसी वक्त इस लड़की को उठाकर बाहर फेंको, वरना आज के बाद तुम इस पूरे शहर में कहीं नजर नहीं आओगे। उसकी धमकी सुनकर गार्ड भी डर गया। गार्ड सिया को घूरते हुए अंदर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने गार्ड से भी माफ़ी मांगी और उससे अंदर जाने की परमिशन मांगने लगी, लेकिन उस गार्ड ने उसे जल्दी से जल्दी बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि खुद करण ने ही उसे बाहर भेजने का बोला था, तो वो उसे अंदर जाने की परमिशन कैसे दे सकता था? सिया का इस फंक्शन में जाना बहुत ज़रूरी था। इस फंक्शन में अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बहुत कुछ होने वाला था, जिसके लिए उसका उन बच्चों के साथ रहना ज़रूरी था। पर अब वो अंदर नहीं जा सकती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। एक गलत फहमी की वजह से उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वर्तमान में करण और सिया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया करण से बोली, देखिए प्लीज, उस दिन भी मैं आपसे माफ़ी मांगने वाली थी, लेकिन आप चले गए। अगर मुझे पता होता कि वो आप हैं तो मैं कभी भी वह सब बातें नहीं बोलती, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी। प्लीज मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए और नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए। करण तिरछा मुस्कराया और बोला, करण सिंघानिया अपनी बात का बहुत पक्का है, ना मोहब्बत छोड़ता है और ना नफरत। और तुमसे तो बोलते बोलते ही वो रुक गया और सिया से पीछे हट गया। सिया हैरानी से उसे देख रही थी। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ किस लिए आई हो तुम यहाँ पर? सिया कुछ पल उसे देखती रही। आज उसे बहुत ज़्यादा बेबस महसूस हो रहा था, लेकिन उसे करण की मदद चाहिए थी, इसलिए वो धीमे से बोली, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। बोलकर उसने सिर झुका लिया। करण हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, मदद? वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम उस मदद की कीमत देने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर सिया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद करण का दिल बदल जाए, लेकिन उम्मीद और जिस इंसान से उम्मीद थी वो दोनों ही गलत थे। करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा लिटिल कैट बर्बाद करने के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मदद की कीमत होगी तुम खुद। तो क्या तुम तैयार हो? सिया की आंखों में आंसू आ गए। आज वो जो करने जा रही थी, इस चीज की गवाही उसका दिल कभी नहीं दे सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन किसी की जिंदगी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो खुद भी नहीं। अपना सिर नीचे की तरफ झुकाकर उसने हाँ में हिलाया तो करण के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। करण उसे बड़ी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तो इंतजार किस बात का लिटिल कैट? बोलते हुए उसके करीब आ गया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया।
सिया की धड़कन तेजी से बढ़ गई। करण का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और धीरे धीरे वो अपना चेहरा सिया पर झुका रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी को कस लिया। अगले ही पल करण ने हल्का सा झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर बढ़ गया। उसने सिया को बेड पर लिटाया और अपनी गहरी नजरों से देखता रहा। सिया की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसे करण की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो सकती थी। उसने बड़े ही आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। करण का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। सिया का दिल कांप रहा था। भले ही करण से उसकी शादी हुई थी, लेकिन तब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि तब उसके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि करण उसके करीब आए, उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो। लेकिन तब तो करण ने उससे ढंग से बात भी नहीं की और आज उन दोनों के बीच जो करीबी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सिया खुद को बेबस भी महसूस कर रही थी और उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो मजबूर थी। वो कांप रही थी और उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। आगे क्या होने वाला है यह सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। तभी करण ने अचानक से उस पर से अपने हाथ हटाए और पीछे की तरफ हट गया। सिया उसे ही देख रही थी। करण उसकी तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। सिया की सांसें और भी ज्यादा सूखने लगीं। अपनी शर्ट उतारकर करण ने एक तरफ फेंक दी। अब सिया की नजरें उसकी चेस्ट पर थीं, जो जिम लाइट होने की वजह से बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। करण एक बार फिर से उसके करीब बढ़ने लगा। वो उसके ऊपर झुका और अपने होठों को बिल्कुल उसके होठों के पास ले आया। इस वक्त रूम का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। सिया की आंखें करण की आंखों से मिली हुई थी। करण को अपने होठों पर होठ रखते देख सिया ने अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम अपना इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर से नहीं करवा पाओगे। उसकी बात सुनकर सिया ने अपनी आंखें खोली। करण का चेहरा अभी भी उसके चेहरे पर झुका हुआ था, लेकिन उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था और शायद वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। तभी करण ने ब्लूटूथ से कॉल डिस्कनेक्ट किया और सिया की तरफ देखता रहा। सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करण होठों पर एक लुसिफर मुस्कुराहट लिए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम सच में इस लायक हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब? नो लिटिल कैट नो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम करण सिंघानिया की बाहों में आओ। बिस्तर पर आना तो दूर की बात। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। करण उसके ऊपर से हटा और जाकर काउच पर बैठ गया। सिया अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और एकटक उसे देखने लगी। करण ने काउच पर रखा अपना फोन उठाया और किसी को फोन किया। उसकी नजरें एक बार फिर से सिया पर आ चुकी थी। सिया को देखते हुए वो ऑन कॉल बोला, आश्रम से रिलेटेड जो भी न्यूज चल रही है उसे ठीक करो और जल्द से जल्द सब बंद करो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिया के लिए करण को समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर उसे यूं ही मदद करनी थी तो उसने यह सब क्यों किया? क्यों उसे इतना मजबूर किया? लेकिन उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि करण ने उसकी मदद कर दी। उसने हरीश जी का इलाज भी करवा दिया और उनके बारे में जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा था वो भी बंद करवा दिया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और करण के सामने आकर खड़ी हो गई। करण ने टेबल पर रखा हुआ ड्रिंक का गिलास उठाया और ड्रिंक करने लगा। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया मैं बता नहीं सकती। आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे। पैसे? किस बात के पैसे लिटिल कैट? करण ने सिया की बात बीच में ही काट कर पूछा। अब सिया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। करण ने ड्रिंक खत्म की और गिलास वापस टेबल पर रख दिया। सिया की तरफ देखते हुए बोला, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि मैंने तुम्हारी मदद फ्री में कर दी? नो लिटिल कैट नो। ऐसा समझने की गलती भी मत कर देना। मैं तुम्हारे करीब नहीं आया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम आज़ाद हो गई। हमारा रिश्ता अभी भी वही है। मैं तुम्हारा मैन और तुम मेरी मिस्ट्रेस। सिया चौंक गई। उसे लगा शायद करण ने उसे माफ कर दिया, लेकिन करण तो अभी भी वही सब बातें बोल रहा था। करण ने एक गिलास ड्रिंक और बनाई और उसे पीने लगा। सिया चुपचाप उसे देख रही थी। करण को देखते उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उस पर नशा बहुत ज्यादा होता जा रहा था। अब वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, पर करण की बातों ने
उसे एक बार फिर से पूरा कंफ्यूज कर दिया था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझसे जो भी बात करनी है प्लीज कल कर लीजिएगा, अभी मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। वो बोल ही रही थी कि करण खाली गिलास टेबल पर रखकर उसकी तरफ आया। उसने सिया के करीब आकर उसे कमर से थाम लिया। सिया एकदम से सहम गई। करण ने इस वक्त बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसकी आंखें भी नशे से भरी हुई थी। करण सिया के गालों पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब सिया को एक और बड़ा झटका लगा। अभी तक करण उस पर गुस्सा कर रहा था, न जाने उसके सामने कैसी कैसी शर्तें रख रहा था, और अचानक से अब उसकी तारीफ। वह समझे तो क्या समझे, सामने वाले इंसान ने उसकी चकरगिन्नी बना रखी थी। करण फिर से उसकी गर्दन पर झुककर बोला, लेकिन तुम्हारी यह खूबसूरती मुझे अपना दीवाना नहीं बना सकती। बोलते हुए वो पूरी तरह से सिया पर गिर रहा था। शायद अब नशा उसके सिर पर और भी ज्यादा हावी हो रहा था। अब करण ने सिया को नहीं, बल्कि सिया ने अपने हाथों से उसकी पीठ को पकड़ रखा था, ताकि वो उसे गिरने से बचा सके। उसने पीछे बेड की तरफ देखा और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेकर जाने लगी, जिससे करण के कदम भी उसके साथ ही पीछे होने लगे। अचानक ही करण के पैर सिया के पैरों पर आ गए, जिससे करण का पूरा भार सिया के पैरों पर आ गया। उसकी जोर की आह निकल गई। करण ने जल्दी से नीचे पैरों की तरफ देखा और अपने पैर सिया के पैरों पर देखकर जल्दी से पीछे हट गया। नशे में होने की वजह से वो लड़खड़ा रहा था। तब तक वो दोनों बेड के पास पहुंच चुके थे। उसने जल्दी से सिया को बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने सिया के पैर से उसके स्लीपर्स निकाले और उसके पैरों को बड़ी ही नाजुकता से अपने हाथों में लेकर देखने लगा। सिया एकटक उसे देख रही थी। करण उसके पैर को हल्का सा ऊपर उठाते हुए बिल्कुल अपने चेहरे के पास लेकर आया और फिर अपनी नशीली आंखों से सिया की तरफ देखकर बोला, सॉरी ना मेरा बच्चा, गलती से हो गया। बोलकर उसने उसके पैरों को बड़े ही प्यार से चूम लिया। सिया एकदम से सिहर गई। उससे अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस करण की तरफ देखती ही रह गई। वो बोलती भी तो क्या बोलती, जब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास घुटनों के बल एक इंसान बैठा था, जो कुछ देर पहले उससे नफरत के दावे कर रहा था और अब उसके पैरों को न जाने कितनी बार ही चूम चुका था। वो करण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज रुक जाइए। करण ने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसके पैरों को और भी ज्यादा चूमते हुए बोला, नहीं, जब तक तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यूं ही प्यार देता रहूंगा। सिया को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो जल्दी से नीचे आई और करण के हाथ से अपना पैर छुड़ाते हुए बोली, बस कीजिए। जैसे ही करण के हाथों से सिया का पैर छूटा, करण ने नजरें उठाकर सिया की तरफ देखा। सिया की नजरें उसकी आंखों पर गई, जो बेहद लाल थी। करण नशे में अपनी आंखें बार बार बंद करते हुए बोला, जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डोंट वांट एनीबॉडी इन माई लाइफ, जस्ट आओ। उसे गुस्से में देखकर अब सिया को फिर से डर लगने लगा। उसने वहां से जाना ही सही समझा, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही करण ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी तड़पती हुई आवाज में बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना। उसकी बात सुनकर सिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। करण को इस तरह से देखकर उसका भी दिल तड़प रहा था। वो झट से नीचे बैठ गई और करण का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात? वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही करण ने उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। सिया एकदम से कांप उठी और सुन्न हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। करण का पूरा भार उस पर था, जिससे वो पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाई और नीचे झुकती झुकती नीचे जमीन पर ही लेट गई और करण भी उसके सीने पर सर रखकर पूरा नीचे झुक गया। अब सिया नीचे जमीन पर पूरी तरह से लेटी हुई थी और करण पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटा हुआ उसके सीने पर सर रखकर लेटा हुआ था। सिया की धड़कनों ने बेहद शोर मचा रखा था, लेकिन वो धड़कनें शायद करण को महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे नींद में जा चुका था। जब उसकी सांसें गहरी होती हुई महसूस हुई, तो सिया ने किसी तरह उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखने लगी। करण का चेहरा एकदम लाल लग रहा था। नशे की वजह से उसे पसीना भी बहुत आ रहा था और वो रेडनेस जो उसके चेहरे पर थी, वो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। कुछ पल सिया उसे यूं ही देखती रही। उसने उसे खुद से दूर कर जमीन पर ही लिटाने की कोशिश की,
लेकिन करण ने कसमसाते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे अब सिया पूरी तरह से करण के सीने से लग चुकी थी। अब करण नहीं, बल्कि सिया करण की बाहों में समाई हुई थी। उसने अपना चेहरा उठाकर करण के चेहरे की तरफ देखा। उसे गहरी नींद में सोते हुए देख अब सिया भी कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नीचे जमीन पर सोने की आदत थी, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर करण के लिए थोड़ा मुश्किल था। पर वो इतना ज़्यादा गहरी नींद में था कि इस वक्त अगर वो किसी पत्थर पर भी सो रहा होता तो उसे कोई होश नहीं होता। सुबह के करीबन 10 बजे सिया की आंख खुली। उसने आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा। वो नीचे जमीन पर सोई हुई थी। कुछ ही पलों में उसे कल रात का सब कुछ याद आ गया। वो झट से अपनी जगह से उठकर बैठ गई और अपने कमरे में करण को ढूंढने लगी, लेकिन करण इस वक्त उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए खड़ी हुई और रूम से बाहर जाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और करण बाहर आया। इस वक्त करण ने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। सिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर जल्दी से उस पर से नजरें हटा ली। करण के चेहरे पर एक लुसिफरी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल सोफे पर फेंका और फिर ड्रेसिंग के सामने आ गया। सिया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। उसे जल्द से जल्द वापस हॉस्पिटल जाना था। नजरें उठते ही उसकी नज़र करण की पीठ पर गई, जिस पर बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था। या यूं कह लो कि उसकी पूरी पीठ ही टैटू से भरी थी, और टैटू बेहद अजीब था। मतलब ना कोई डिजाइन, ना कुछ। वो पूरा ब्लैक कलर का था, जैसे पहले वहां पर कुछ और हो और अब उसे ब्लैक कलर से कवर कर दिया गया हो। सिया कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी जीभ से अपने होठों को तर किया और करण की तरफ देखकर ही बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। करण ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद पर परफ्यूम स्प्रे करता रहा और मिरर में खुद को देखता रहा। सिया एक बार फिर से बोली, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मुझे हरीश काका के पास हॉस्पिटल जाना है। काकी माँ की तबीयत भी सही नहीं है, उन्हें भी संभालना है। मैं जाऊं? बोलकर वो करण की तरफ देख रही थी। करण उसकी तरफ पलटा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसे अपने करीब आते देख सिया की धड़कन एक बार फिर से बढ़ने लगी। करण बिल्कुल उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें सबकी परवाह है लिटिल कैट, लेकिन मेरी कोई फिक्र नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। सिया को राहत मिली। उसे लगा शायद एक बार फिर से करण बदल न जाए। कल रात आखिर में उसने जिस करण को देखा था, उसे दोबारा देखना इम्पॉसिबल जैसा था, लेकिन फिलहाल उसे वही करण दिखाई दे रहा था। तभी करण उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गरम गरम सांसें छोड़ता हुआ बोला, क्या तुम्हें मैंने अपनी मिस्ट्रेस किसी और का ख्याल रखने के लिए बनाया है? उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। करण वापस उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मेरी चीजें किसी और के साथ बांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें बांटना तो बिल्कुल भी नहीं। सिया की आंखें नम हो गईं। वो सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी, पर वो फिर भी खुद को संभाल कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरा उनके पास जाना जरूरी है। करण उससे दूर हुआ और कपबोर्ड में से अपने लिए टी शर्ट निकालकर उसे पहनते हुए बोला, तुम किसकी ज़रूरत हो यह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए। आज से तुम्हारा हर एक पल मेरे हिसाब से बीतेगा। बोलकर उसने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे देखते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? अब तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया है ना? और मैं जानती हूँ आप इतने बुरे नहीं हैं जितने। अभी वो बोल ही रही थी कि करण का चेहरा लाल हो गया और वो तेज कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखें इस वक्त अंगारों की तरह जल रही थी। सिया को देखकर वो बेहद सख्त लहजे में बोला, मैं बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ, और अगर मैं तुम्हें अपनी बुराई दिखाने पर आ गया तो क्या कुछ हो सकता है, ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सिया उसको इस तरह गुस्से में देखकर सहम गई। करण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगा। सिया को कलाई पर दर्द हो रहा था। करण की उंगलियों ने बहुत ज्यादा कसकर उसकी कलाई को जकड़ा हुआ था। वो उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण गुस्से से कांपता हुआ उसे खींचता हुआ बाहर लेकर जा रहा था। सिया ने दरवाजे को पकड़ा और बोला, छोड़िए मुझे। उसके यूं रुक जाने पर करण ने पलटकर उसे देखा और कुछ पल उसे गुस्से से देखता रहा। अचानक ही उसने एक झटके के साथ उसे वापस खींचा तो सिया का हाथ दरवाजे से हट गया और दरवाजे का नॉब
उसे बहुत बुरी तरह से लगा। उसके हाथ का मांस फट गया और खून बहने लगा। सिया की दर्द में आह निकल गई, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर आकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और लगभग सिया को धक्का देते हुए अंदर बिठाया। सिया ने बाहर आने की कोशिश की, और उससे पहले ही करण ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप आराम से भी तो अपनी बात कर सकते हैं ना। हर वक्त जबरदस्ती करना जरूरी नहीं है। आपके इस तरह करने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बोलते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां से खून अभी भी बह रहा था। करण ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मुझे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें तकलीफ देना तो मुझे सुकून देता है। और अब तो ये तकलीफ तुम्हें हर रोज बर्दाश्त करनी पड़ेगी लिटिल कैट। बोलकर उसने सामने की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिया अपने दुपट्टे से अपने हाथ को साफ करने लगी। इतना ज्यादा खून भी नहीं बह रहा था, लेकिन फिर भी चोट लगी थी और दर्द तो हो रहा था। पर अब उसने करण से कुछ नहीं कहा। करण की जिद तो वो पहले से ही देख चुकी थी, इसलिए अब वो समझ गई थी कि उसके कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं, बल्कि आसमान में उड़ रही हो। सिया को डर लग रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ नीचे रखा, लेकिन नीचे रखने की वजह से उसका हाथ करण के हाथ पर आ गया, जो गियर बॉक्स पर था। उसे एकदम से करंट सा महसूस हुआ। करण ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। सिया ने जल्दी से अपना हाथ हटाया, लेकिन इस वक्त करण ने उसका हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में जकड़ लिया और बेहद कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सिया की उंगलियों से उलझी हुई थीं और सिया को दर्द हो रहा था। करण की उटपटांग हरकतें देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है। एक पल के लिए वो उससे नफरत करता है, तो कभी कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अंदर ही अंदर न जाने कितना टूटा हो। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन करण बिल्कुल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो अब उसने भी कोशिश करनी बंद कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी द डिवाइन विला के बाहर आकर रुकी। सिया हैरानी से करण को देख रही थी। करण गाड़ी में से बाहर निकला और जल्दी से सिया की तरफ आया। उसने सिया की तरफ का दरवाजा खोला और सिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। इस बार उसने सिया का वही हाथ पकड़ा था जिस पर चोट लगी थी। सिया को दर्द हुआ तो एक बार फिर से उसकी सिसकियां निकली। करण ने उसे बाहर निकालकर गाड़ी से लगकर खड़ा किया और बोला, अगर यूं छोटी छोटी बातों पर रोगी लिटिल कैट, तो मेरी दी हर तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करोगी? सिया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो खुद तकलीफ में हो वो दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते। करण तिरछा मुस्कराया और बोला, वहम है तुम्हारा। मुझे तकलीफ पहुंचाना हकीकत में तो क्या, ख्वाबों में भी किसी की औकात नहीं है। और अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सुकून के सामने तुमने जरा सा भी मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने उससे कुछ भी कहा तो ये मत भूलना कि अगर मैं बिगड़ी हुई चीजें ठीक कर सकता हूँ, तो ठीक चीजों को बिगाड़ना तो मेरे लिए उससे भी ज्यादा आसान है। बोलते उसके चेहरे पर लूसीफर एक्सप्रेशन थे, लेकिन सिया बिल्कुल नॉर्मल होकर उसे देख रही थी। अब उसे हर चीज समझ आ चुकी थी। करण उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया, क्यों वो सब शर्तें रखने के बाद भी करण उसके करीब नहीं हुआ। उसे बिल्कुल नॉर्मल देखकर करण चिढ़ रहा था। तभी एक खिलखिलाती आवाज आई, सिया। सिया ने करण से नजर हटाकर सामने की तरफ देखा तो सुकून उसके पास भागती हुई आ रही थी। करण की गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो बाहर की तरफ आ चुकी थी। सुकून उसके पास पहुंचती उससे पहले ही सिया ने अपने कदम उसके पास बढ़ा दिए और उसे नीचे जमीन पर बैठकर अपने गले से लगा लिया। पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी हुआ, उसके भी सिया ने सुकून को कितना ज्यादा मिस किया, उसके लिए कितना ज्यादा तड़प रही थी, ये बात सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। कुछ देर बाद सुकून उससे अलग हुई और सिया की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग हनीमून पर हो आए? हनीमून शब्द सुनकर सिया चौंक गई। उसे चुप देखकर सुकून दोबारा बोली, बताओ ना सिया, आप दोनों हनीमून पर हो आए? मुझे दादी ने बताया कि आप दोनों घूमने गए हैं, और मैं फ़ोन पर देखा कि जिनकी नई नई शादी होती है वो हनीमून पर घूमने जाते हैं। पर मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप लोग मुझे क्यों नहीं लेकर गए? क्या मैं आपका हनीमून खराब कर देती? करण और सिया दोनों ही सुकून की तरफ देख रहे थे। तभी सिया के दिमाग में कुछ चलने लगा। अभी कुछ देर पहले करण ने उससे जो कहा, वो सब बातें सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट तैरने लगी।